दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि चाहे लड़का हो या फिर लड़की, अगर अपने माँ बाप के इकलौता संतान होते हैं तो उन्हें काफ़ी लाड प्यार मिलता है। पर इसी लाड प्यार की वजह से कुछ बच्चे इस प्रकार से बिगड़ जाते हैं कि उन्हें संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दरअसल आज की कहानी में एक महिला शादी के मात्र 5 साल के बाद ही अपने पति से अलग हो जाती है, और जब अपने पति से अलग होती है तो उसके पास उसकी एक 2 साल की बेटी भी होती है। दरअसल वो महिला जो अपनी बेटी से काफ़ी प्यार करती है, इसीलिए वो महिला अपनी बच्ची की बेहतर तरीके से परवरिश करने के लिए अपनी दूसरी शादी तक भी नहीं करती है और फिर अपनी बच्ची की लाड प्यार से परवरिश करती है। पर वही बच्ची जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो मात्र 15 साल की उम्र में ही एक ऐसा कांड कर देती है कि जिस वजह से माँ और बेटी दोनों ही हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक मोहल्ला पड़ता है इंदिरा नगर, और इसी इंदिरा नगर मोहल्ले की रहने वाली है रोमीला, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। दरअसल रोमीला की एक ही बेटी है जिसका नाम है सलोनी, जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करती है। दरअसल रोमीला, जो कि मूल रूप से सुल्तानपुर ज़िले की रहने वाली है, करीब 5 साल पहले उसकी यश से शादी होती है, लेकिन शायद किसी वजह से उसके पति के साथ बन नहीं पाती है और आखिरकार शादी के मात्र 5 सालों के बाद ही अपने पति से अलग हो जाती है। उस वक्त उसकी बेटी सलोनी, जो केवल 2 साल की होती है। उसके बाद से रोमीला अपनी बेटी को लेकर के लखनऊ शहर में आ जाती है और फिर इसी इंदिरा नगर में एक किराए का कमरा लेकर के रहने लगती है। लेकिन जब लखनऊ शहर में आती है तो इधर रोमीला को एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है, जहाँ पे उसकी तनख्वाह लगभग 45,000 होती है। रोमीला जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगती है, आखिरकार इसी इंदिरा नगर में एक 3 मंजिला अपना एक मकान भी खरीद लेती है। दरअसल रोमीला अपनी बेटी सोलनी से इतना काफ़ी प्यार करती है कि उसकी बेहतर तरीके से परवरिश करने के लिए अपनी दूसरी शादी तक भी नहीं करती है। चूँकि रोमीला के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, इसीलिए माँ और बेटी बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दरअसल 1 महीना पहले रोमीला जब हॉस्पिटल में नौकरी करने के लिए जाती है तो वहाँ से 1 महीने की छुट्टी ले लेती है, और छुट्टी लेते वक्त ये बताती है कि मैं अपनी बेटी के साथ हरिद्वार जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ पूजा करना है। और फिर 14 मार्च को अपनी बेटी को लेकर अपने घर से निकल जाती है। पर जैसे ही लगभग 20 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 8 अप्रैल को सुबह सुबह इधर रोमीला के ही पड़ोस का रहने वाला रंजीत को रोमीला के घर के अंदर से काफ़ी बदबू महसूस होती है। चूँकि दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, रंजीत इस बात की जानकारी पुलिस को देता है और सारी बात पुलिस को बताता है। इधर पुलिस भी जब अपनी टीम के साथ रोमीला के घर पे जाती है तो पुलिस को भी सेम वही बदबू महसूस होता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले रोमीला के नंबर पे फ़ोन करती है और उसे घर पे बुलाती है। रोमीला जब अपनी बेटी के साथ घर पे पहुंचती है, उसके बाद से पुलिस रोमीला के सामने ही उसके घर का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर एंट्री करती है। दरअसल घर जो 3 मंजिला था, वो बदबू घर के 3rd फ्लोर से आ रही थी। पुलिस अपनी टीम के साथ जब 3rd फ्लोर पे जाती है तो देखती है कि गोदाम में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। दरअसल वो डेड बॉडी जो पूरी तरीके से सड़ गल चुका था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में रोमीला से पूछताछ करती है तो रोमीला पुलिस वालों से कहती है कि साहब, इस लड़के का नाम है सुदीप दास। सुदीप, जिसकी उम्र अभी मात्र 19 साल के आसपास है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा शहर का रहने वाला है। दरअसल रोमीला पुलिस वालों से कहती है कि साहब, सुदीप मेरी बेटी से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। दरअसल मेरी बेटी से मिलने के लिए घर पे आया था और उसे अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। जब मैं अपनी बेटी को उसके साथ जाने से मना कर दी, इस प्रकार से गुस्से में आ गया कि वो अपने गले में रस्सी बांध करके खुद को ही ख़त्म कर लिया। रोमीला जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी सुदीप के पिता सुधीर दास को देती है।
दरअसल सुधीर के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा है सुदीप और दूसरा बेटा है राजदीप। सुधीर जो कि एक मिठाई की दुकान में काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। इधर जब सुधीर को मालूम चलता है, सुधीर भी तुरंत ही बंगाल से चल कर के लखनऊ शहर में पहुंच जाता है। सुधीर जब थाने में पहुंचता है और पुलिस जब उससे सारी बात बताती है, सुधीर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जब एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन जब सुदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि सुदीप ने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर से रोमिला के घर पर जाती है और रोमिला को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जब रोमिला के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रख करके पूछताछ करती है, अब रोमिला के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रोमिला जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले, जब रोमिला की बेटी सोलोनी 14 साल की होती है। सोलोनी जब अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके जितने भी दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास स्मार्टफोन है। इसीलिए सोलोनी भी अपने माँ से जिद करने लगती है कि मेरे लिए भी एक मोबाइल खरीद दो। हालांकि रोमिला को यह मालूम था कि इस मोबाइल की सोलोनी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोलोनी जब अपने जिद पर उतर जाती है, आखिरकार रोमिला भी अपनी बेटी की बात मान जाती है और उसके लिए एक मोबाइल खरीद कर दे देती है। सोलोनी को जब मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल तो चलाना शुरू करती है, साथ ही साथ अपने ही मोबाइल पर एक फेसबुक आईडी भी क्रिएट कर लेती है। और जब फेसबुक आईडी क्रिएट करती है तो इसी फेसबुक के ज़रिए कई सारे दोस्त भी बनाती है, जिनमें से उसका एक दोस्त होता है सुदीप दास। सुदीप जो पश्चिम बंगाल के मालदा शहर का रहने वाला है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जहाँ पर उसकी तनख्वाह लगभग 10,000 के आसपास होती है। फेसबुक के जरिए सुदीप और सोलोनी के बीच में जब दोस्ती होती है, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और आखिरकार बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से सुदीप भी अब सोलोनी से मिलने के लिए एकदम से बेचैन उठता है। एक दिन सुदीप जब सोलोनी से मिलने के लिए कहता है तो सोलोनी भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि अगर मिलना है तो लखनऊ शहर मेरे घर पे आ जाओ। इधर सुदीप भी अपने घर परिवार वालों को बिना कुछ बताए लखनऊ आ जाता है और लखनऊ पहुंचने के बाद सोलोनी उसे लेकर अपने घर पे जाती है और फिर सोलोनी के घर पे सुदीप लगभग 2 दिनों तक रहता है। सुदीप को जब अपने घर पे लेकर के जाती है तो अपनी माँ से बोलती है कि दरअसल सुदीप मेरा एक दोस्त है। 2 दिन ठहरने के बाद उसके बाद से सुदीप वापस बंगाल चला जाता है। लेकिन 2 दिनों के बाद जब वापस बंगाल जाता है, इधर सोलोनी के चेहरे को जब देख करके जाता है, अब उसका चेहरा अक्सर उसके आंखों के सामने घूमने लगता है। बंगाल में पहुंचने के बाद अब सुदीप को अपने काम में मन ही नहीं लगता है। फ़ोन पे उससे बातचीत तो करता है, लेकिन बार बार उससे एक ही बात कहता है कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार इधर जब सोलोनी का जन्मदिन पड़ता है, सुदीप फिर से जन्मदिन पर सोलोनी से मिलने के लिए लखनऊ शहर उसके घर पे आ जाता है। लेकिन इस बार जब उससे मिलने के लिए उसके घर पे आता है तो सोलोनी अपनी सारी सच्चाई अपने माँ से बता देती है। दरअसल सोलोनी अपनी माँ से कहती है कि मैं और सुदीप एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं, बल्कि शादी भी करना चाहते हैं। शादी करने की जब बात कहती है, सुन करके रोमिला भी एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त अभी सोलोनी की उम्र मात्र 15 साल के आसपास थी। रोमिला अपनी बेटी के साथ साथ सुदीप को भी समझाते हुए कहती है कि अभी तुम दोनों की जो उम्र है, इस उम्र में तुम शादी का फैसला नहीं ले सकते हो। शादी क्या होती है अभी तुम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन सुदीप भी जब अपने जिद पर उतर जाता है, उसके बाद से रोमिला सुदीप को समझाते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मुझे भी इस शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बेहतर है कि शादी करने से पहले तुम कोई ढंग की नौकरी ले लो। ढंग की नौकरी करने की जब बात कहती है, इस पे सुदीप तैयार तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ रोमिला से कहता है कि तब तक मैं इंतज़ार करूंगा। इसका क्या भरोसा है कि आप
सोलोनी की शादी दूसरी जगह नहीं करेंगी। इस पे रोमिला भी उसे जवाब देती है कि तुम चाहते क्या हो। इस पे सुदीप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा प्रूफ दें कि मुझे भी विश्वास हो जाए कि आप सोलोनी की शादी कहीं और नहीं करेंगी। प्रूफ मांगने की जब बात कहता है उसके बाद से रोमिला एक स्टाम्प पेपर लाती है और उस पेपर पर लिख करके सुदीप को देती है कि जब तक तुम ढंग की नौकरी नहीं ले लेते तब तक मैं सोलोनी की शादी किसी और से नहीं करूँगी। पेपर जब मिल जाता है लेने के बाद सुदीप भी एकदम से खुश हो जाता है। उसके बाद से अपने घर चला जाता है और घर पे जाने के बाद ये सारी बातें अपने परिवार वालों को भी बताता है। हालांकि सुदीप जब सोलोनी से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करता है तो सुदीप के परिवार वाले भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है सुदीप फिर से सोलोनी से मिलने के लिए उसके घर पे आता है और उसकी माँ रोमिला से कहता है कि दरअसल मैं सोलोनी को अपने साथ बंगाल ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे वहाँ पे घुमाना चाहता हूँ। अपने साथ सोलोनी को ले जाने की जब कहता है रोमिला इसकी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन सोलोनी जब अपने जिद पर उतर जाती है आखिरकार रोमिला भी अपनी बेटी के हाथों मजबूर हो जाती है और फिर उसे सुदीप के साथ जाने की इजाज़त दे देती है। उसके बाद से सुदीप भी सोलोनी को अपने साथ लेकर बंगाल अपने घर पे जाता है, जहाँ तहाँ उसे घुमाता भी है। लेकिन जैसे ही 2.5 महीने का समय गुजरता है आखिरकार 2.5 महीनों बाद सुदीप सोलोनी को लेकर फिर से लखनऊ सोलोनी के घर पे आ जाता है। 13 मार्च को लेकर के जब सोलोनी के घर पे पहुंचता है, सोलोनी 2.5 महीने बाद जब अपने घर पे पहुंचती है तब तक सोलोनी के अंदर भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। दरअसल सोलोनी अब हर छोटी मोटी बातों को लेकर के सुदीप से झगड़े तकरार करने लगी थी और इस झगड़े तकरार की मात्र एक ही वजह था कि सोलोनी एक दूसरे यश लड़के के नाम से प्यार करने लगी थी, जिस बारे में सुदीप को भी मालूम चल चुका था। दरअसल 13 मार्च को जब सोलोनी के घर पे पहुंचते हैं रात्रि के वक्त सोलोनी अपने कमरे में बैठकर यश से फ़ोन पे बातचीत कर रही थी, तभी सुदीप सुन लेता है। सुदीप जब बातचीत करते हुए देखता है जा कर के सोलोनी से झगड़े तकरार करने लगता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार होता है इधर रोमिला जब झगड़े तकरार देखती है दोनों को आकर काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इसीलिए रोमिला अब सुदीप को समझाते हुए कहती है कि बेहतर है कि तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन सुदीप इस पे धमकी देते हुए कहता है कि मैं ऐसे अपने घर कैसे जा सकता हूँ। आपने मुझे रिटन में लिख करके दिया है कि आप सोलोनी की शादी मेरे अलावा किसी और से नहीं करेंगी, इसीलिए मैं सोलोनी को अपने साथ लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसी बात को लेकर जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है सुदीप इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही घर के अंदर रोमिला और उसकी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है और आखिरकार दोनों के ऊपर भारी भी पड़ जाता है। इधर पिटते हुए जब रोमिला देखती है अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी रोमिला की नज़र हॉकी स्टिक पे पड़ जाती है। रोमिला आनन फानन में उस हॉकी स्टिक को उठाती है और उसी हॉकी से सुदीप के सर पे एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से सुदीप की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। सुदीप की जब मौत हो जाती है उसके बाद से माँ और बेटी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब आगे करे क्या। आनन फानन में सुदीप की डेड बॉडी को लेकर के 3rd फ्लोर पे जाते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को गोदाम में डाल देते हैं। उसी रात को ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पे ताला लगाकर मौके से फरार हो जाते हैं। दरअसल अगले दिन रोमिला अपने हॉस्पिटल में भी जाती है और हॉस्पिटल से जाकर 1 महीने की छुट्टी ले लेती है, ये झूठ बोल करके कि मैं अपनी बेटी के साथ हरिद्वार में जा रही हूँ कुछ पूजा करने के लिए। लेकिन हरिद्वार न जाकर अपनी बेटी के साथ लखनऊ शहर में जहाँ तहाँ भटकते रहती है। जब 20 दिन का समय गुजरता है और घर के अंदर सुदीप की डेड बॉडी सड़ गल करके बदबू बाहर आनी शुरू होती है, तभी पड़ोस का रहने वाला रंजीत को बदबू महसूस हो जाता है और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। वाकई में रोमिला जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस रोमिला के तहरीर पर उसकी बेटी सोलोनी को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार कर लेती है रोमिला को तो जेल भेज देती है, चूँकि उसकी बेटी अभी नाबालिग थी इसीलिए पुलिस सोलोनी को सुधार बाल गृह में भेज देती है। जब इस केस का खुलासा हो जाता है उसके बाद से पुलिस फिर से सुदीप के पिता सुधीर के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी बात बताने के बाद उससे कहती है कि तुम लखनऊ शहर में आओ और आकर
अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर के जाओ। लेकिन सुधीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं वहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि साहब मैं अपने परिवार को लेकर इस प्रकार से मजबूर हूँ कि मुझे वहाँ पे आने के लिए किराया तक भी नहीं है। जब अपनी सारी मजबूरी बताता है, आखिरकार पुलिस खुद सुधीर की टिकट करवाती है और उसे लखनऊ शहर में बुलाती है। पुलिस जब सुधीर से मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहती है तो सुधीर मुकदमा भी दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल सुधीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुकदमा दर्ज करा देने से क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? अगर मैं मुकदमा दर्ज करा देता हूँ तो फिर मुझे बार बार लखनऊ शहर में आना पड़ेगा और मेरे पास आने के लिए पैसे भी नहीं हैं। हालांकि लाख कहने के बावजूद भी सुधीर जब मुकदमा दर्ज नहीं करता है, आखिरकार पुलिस अपने तरफ से मुकदमा दर्ज कर लेती है। और फिर जब डेड बॉडी को उसके साथ ले जाने के लिए कहती है, सुधीर जब अपने बेटे का डेड बॉडी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है, उसके बाद से पुलिस अपने ही खर्चे से सुदीप की लखनऊ शहर में अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद से सुधीर अकेले ही वापस अपना घर चला जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है ललित पासवान। ललित पासवान जो सीतामढ़ी बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूवर हैं जगमोहन सिंह जो नौगांव उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूवर हैं अब्दुल करीम जो अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।